तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने। कोई भी चीज को पनपने में समय लगता है। एक बीज को जमीन में लगाओ तो उसकी देखभाल करनी होती है, खाद देना होता है, पानी देना होता है, धीरे धीरे इंतज़ार करना होता है। ठंड गर्मी बरसात आते हैं, अंकुर आता है, उस अंकुर का सुरक्षा की जाती है, फिर उसको जैसे धीरे 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 तो एक समय लेता है। एक बच्चा पैदा होता है तो उसे 9 माह गर्भ में रहना होता है, तब वो बच्चा बाहर आने के विचार जो होता है वो भी समय लेता है। आप शिक्षा जगत में देखिए, प्राथमिक स्कूल होते हैं, माध्यमिक होते हैं, उच्चतर होते हैं, विश्वविद्यालय होते हैं, फिर शोध के अलग अलग क्षेत्र होते हैं। तब एक व्यक्ति किसी विषय का जानकार बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, तो जो भी तो उनको काफी समय देना पड़ता है, तब वो बौद्धिक रूप से तैयार होते हैं। अनुभव आने में तो उनको भी समय लगता है। एक चिकित्सक डिग्री ले सकता है, लेकिन जब चिकित्सक सालों काम कर लेता है तो उसका अनुभव उस डिग्री में काफी चीजें जोड़ देता है। अध्यात्म के जगत में ये और भी बात सूक्ष्म हो जाती, गहरी हो जाती है। फिर जब ओशो का नाम आता है तो ये बात असंभव सी हो जाती है, क्योंकि ओशो एक चली आई परंपरा के हिस्से नहीं है। वो कहते हैं ना कि मैं एक नई शुरुआत। ओशो ने जिस तरीके से बातें सोची, चाहे व्यक्तिगत स्तर पे हो, रिश्तों के स्तर पे हो, परिवार के स्तर पे हो, समाज के स्तर पे हो, देश के स्तर पे हो, दुनिया के स्तर पे, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, हर तल पर ओशो ने तो एकदम बिल्कुल ही नई दृष्टि दी। तो हमारे जो पुराने संस्कार हैं, हमारे जो पुराने सोचने के ढंग है, हमारे जो पुराने जीने की शैलियां हैं, कंडीशनिंग है, वो नकारती है, इतनी आसानी से स्वीकारती नहीं, वो इतनी आसानी से उतरता नहीं है। और उतर जाए तो व्यवहार में नहीं आता है, क्योंकि इतनी नई चीजें ओशो बोल रहे हैं। असंभव सा लगता है कि ऐसे कोई कैसे जी सकता है, क्योंकि हमारे पुरखों ने उस तरीके से नहीं जिया। आसान है क्या? लेकिन आज मनुष्य अलग तरीके का हो गया। धैर्य की तो उसमें क्षमता ही नहीं बची। हर चीज इंस्टेंट चाहिए, हर चीज तत्काल चाहिए, परिणाम तत्काल हो। तो कहां एक धैर्य की जरूरत पड़ती है, परम धैर्य की, और कहां ये शीघ्र पतन के रोगी। ऐसे उदाहरण है कि जो लोग ओशो के काम में सालों साल लगे रहे, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, और सक्रिय रूप से ओशो के आसपास बने रहे, फिर भी आखिरी के प्रवचनों में उनके किसी प्रश्न के ऊपर कहते हैं कि ये प्रश्न तुम्हारी कंडीशनिंग से आ रहा है। सोचो कि कंडीशनिंग का जाना आसान नहीं होता है। फिर ओशो ने ध्यान प्रक्रियाएं बनाई। वैसी ध्यान प्रक्रियाएं पहले कभी भी नहीं थी, क्योंकि ओशो ने कहा ना कि भाई उस समय लोग शांत थे, प्रकृति के साथ जीते थे, इतनी उनके परेशानियां नहीं थी, तो उनको सहज बैठ के सांस का आते जाते देखना उनके लिए संभव था। आज तुम तो उबल रहा हर व्यक्ति, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक हर तल पे, अब तुम उसको सांस कैसे कहोगे कि ले, वो पहले अपने उस उबलने को तो बाहर निकाले। तो ओशो ने ऐसी ध्यान प्रक्रियाएं बनाई, सक्रिय ध्यान बनाया, जो कि आपके शरीर पे, आपके मन पे, आपके अचेतन तलों तक काम करता है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर फिर, कि कितना क्रांतिकारी
ध्यान प्रयोग है ये। मनुष्यता को ओशो के अनेक वरदानों में से कितना बड़ा वरदान है। तो फिर ओशो के साथ में, ओशो को सुनो, ओशो के साथ बैठो, उन ध्यान प्रक्रियाओं से गुजरो, उन थेरेपीज से गुजरो, तो धीरे 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 एक समय लगता है, एक समय लगता है चीज को पनपने में। ओशो को जीना इतना आसान है क्या? तो जो लोगों ने सालों साल ओशो के चरणों में बैठे रहे, ओशो के कार्य में संलग्न रहे, 40 साल 50 साल आज हैं ऐसे जो 60-70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, उन्होंने जीवन ओशो के आसपास गुजारा सक्रियता से। महत्वपूर्ण लोग हैं, क्योंकि आसान नहीं है ओशो के आसपास बना रहना भी। लाखों आए, लाखों भाग गए, नहीं रह पाए ओशो के साथ। तो मूल्यवान लोग हैं। हाँ, लेकिन अपवाद तो होते हैं। अपवाद ऐसे भी हैं जो बने भी रहे, सब कुछ है, बड़े साथ रहने के दावे करते हैं और बड़े दावे करते हैं कि कैसे किस जन्म से वो साथ और किस जन्म तक और हैं वो साले मूड के मूड। तो ऐसा नहीं है, मूड भी और बहुत तरीके से संज्ञा शून्य भी रह सकता है। अब कोमा में पड़ा व्यक्ति तो 100 साल गुजार दे ओशो के आसपास। तो ऐसे कोमा में पड़े लोग भी हैं जो बौद्धिक आत्मिक हर तल पे कोमा में पड़े। वो सिर्फ वो ऊपर से जाकर कहते रहते हैं और तो कुछ सुनाते रहते हैं, क्वेश्चन ऐसा ज्ञान वैसा क्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अधिकांश बहुत मूल्यवान लोग हैं। मैं कह सकता हूं कि मनुष्य जाति के वो अनमोल धरोहर, उनका सदुपयोग किया जाना चाहिए, उनका सानिध्य किया जाना चाहिए, उनके साथ साधनाएं की, क्योंकि उनने कितनी ही जीवन की कठिनाइयों में ओशो के विजन को जिया है, ओशो के आशीर्वादों को जिया है। वो मूल्यवान लोग हैं। इसी तरीके से अभी कई लोग नए जुड़े हैं, लेकिन वही शीघ्र पतन की बीमारी, अपने पे काम किया नहीं, ओशो को ठीक से इवन बौद्धिक रूप से भी नहीं समझा, थोड़ी थोड़ी दूर से बातें सुन ली और सेक्स, चलो चलो चलो। तो ऐसे, और फिर ऐसे लफंगे अपनी अपनी दुकानें खोल के बैठ गए। कोई ये दुकान चला रहा है, कोई वो दुकान चला रहा है, और नाम रखने में क्या है, कुछ भी रख लो। इन सब लफंगों को ओशो की जरूरत, ओशो के नाम की जरूरत। अगर तुम इतने काबिल हो तो करो ना अपने बलबूते पे यार। मेरा तो ये चुनौती है, वो कोई भी हो, ओशो की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि ये तुम भी जानते हो कि तुम अगर ओशो का नाम नहीं लोगे कोई नहीं पूछेगा। ये जो तुम्हारी छोटी मोटी दुकानदारी चल रही ना, और जो छोटे मोटे तुम लफंगिया कर रहे हो, ये ओशो की वजह से हो रही है। तो ये भी एक कसौटी रखी जानी चाहिए कि किसी लफंगी के चक्कर में मत पड़िए। वो कितना ही ओशो करे, वो कितने ही ओशो का ये और ओशो का वो और ओशो का कम्यून और बकवास है, आप अपने जीवन को बर्बाद करेंगे। और अगर जीवन को बर्बाद करते हो तो आप जवाबदार हैं। जब ऐसे लफंगों के चक्कर में पड़ो तो याद रखना कि ओशो इसमें कहीं नहीं आते। वो कितना ही ओशो करे, लेकिन आप इसको ख्याल में रखना कि आप एक लफंगे के चक्कर में पड़े हो, ओशो के संपर्क में नहीं आए हो। इसी तरीके से कुछ बूढ़े हैं, कुछ रिंग मास्टर हैं, भारत में भी और भारत के बाहर भी, जो बड़े दावे करते हैं ओशो के ऐसे साथ रहें, वैसे साथ रहें, ये किया वो किया, लेकिन आज वो लोगों ने आम जो लोग होते हैं उनसे भी ज्यादा गिरे गंदे गुजरे लोग हैं। तो उनके चक्कर में भी पड़ो तो ये याद रखना कि किसी सड़े हुए बूढ़े के चक्कर में पड़े हो। तो कितना ही दावा करे कि ओशो से ऐसे मिलाने से बातें की ने ऐसे किया, कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो अपवाद स्वरूप कुछ बूढ़े भी या बूढ़ियां भी घृणित है, और अपवाद स्वरूप कुछ युवा भी बहुत प्यारे हैं। क्योंकि ये बात त्वराई की, ये बात प्रतिभा की, ये बात IQ की, ये बात प्यास की। कोई आज का युवा भी इतनी तरलता से हो कि ओशो की बात और वो समझ जाए कि ओशो क्या कह रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि मैं मिला हूं ऐसे युवकों और युवतियों से जो मैं जब उनको किसी बूढ़े से देखता हूं तो जमीन आसमान का अंतर देखता हूं। मैं ऐसे युवक युवतियों से भी मिला हूं जो ओशो का नाम भी नहीं सुना, लेकिन वो ओशो के जीवन शैली में रहे, जिसकी बात ओशो करते हैं। क्योंकि ओशो का विजन तो अब हवाओं में फैल चुका है। जितना संवेदनशील व्यक्ति होगा बस उसको क्लिक कर जाएगी, और इस मनुष्य जाति में इसी तरीके से हजारों सालों तक ओशो का विजन काम करता रहेगा। कोई ओशो का नाम मालाएं पहनने, जबले पहनने, इसका कोई मतलब ही नहीं है, मायना ही नहीं है। ये तय मान के चलिए कि ये जो उथली चीजों को जिनको अभी भी जरूरत पड़े, ये भीतर कुछ भी नहीं घटा। ये एक कसौटी की तरह देखा जाना चाहिए, जिनको माला का और रोप का और इसका और उसका और जरूरत पड़ रही है, अभी भीतर कुछ भी नहीं घटा है। घटा होता तो ये सब चीजें करने की कतई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जीवन अपने आप में गवाह होता है। जब ओशो से पूछा ना, जब ओशो ने 86 में हमें कपड़े और माला पहनने के लिए मना किया, तो किसी ने पूछा कि अब तक तो हम भीड़ में पहचाने जाते थे भगमा कपड़े कलर और माला से कि ये हम ओशो के शिष्य, अब कैसे पहचाने जाएंगे? तो ओशो ने बात को ज़्यादा बड़ी बना दी कि बोला तुम जी के बताओ, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा इंटेलिजेंस, तुम्हारी क्रिएटिविटी, तुम्हारा प्रसाद, तुम्हारी शांति, कोई देख के कह यार ये ओशो का शिष्य होना चाहिए, जी के बताओ। तो ऐसे युवक युवती हैं जो जी के बताते। लेकिन मैं ये नियम की तरह कह देना चाहता हूं, अधिकांश लफंगे हैं, विशेष रूप से ये जो पता नहीं क्या क्या चीजें करते फिरते हैं, इस तरीके का कुछ तंत्रा और कुछ कम्यून और पता नहीं क्या क्या भैया। ये तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, और ऐसे लोगों के अगर आप चक्कर में पड़ते हैं तो इतना क्लियर रखिए कि आप उस लफंगे के शिष्य बने। ओशो के नहीं, वो कितना ही ओशो करे आप ओशो। और इसी तरीके से आप कैसी सड़े गले बूढ़े के चक्कर में पड़ जाते हैं। वो कितने ही ओशो की फोटो लगा और कितनी ही अपनी याददाश्त से बताए कि कैसे वो ओशो से मिला था, कैसे बातें की थी, वो कितने ही फोटो बताए ओशो के साथ में। आप ये तय मान के चलिए कि आप एक सड़े हुए मानसिक विकृत बूढ़े के चक्कर में पड़े हो, ओशो से आपका कुछ भी संबंध नहीं है। और इसी कारण से ओशो को पढ़िए, ओशो को सुनिए, उतरने दीजिए अपने जीवन में ओशो को, ध्यान की प्रक्रियाओं से गुजरिए। रोज रोज जीवन में कई तरीके की चीजें आएगी, ठंड गर्मी बरसात से गुजरना पड़ेगा, कई तरीके की पीड़ाएं आएंगी, कई तरीके के सुख आएंगे, कई तरह के अहंकार आएंगे, कई बार अहंकार टूटेंगे, कई सफलताएं आएंगी, असफलताएं आएंगी, जन्म होंगे, मृत्यु होगी, मिलना होगा, बिछुड़ना होगा, बहुत सारे आंधी तूफान से गुजरना होता है जीवन में। और फिर ओशो का आशीर्वाद सतत बहता रहता है। फिर उस प्रक्रिया से गुजरते हुए ओशो के विजन को रोज 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 सुनो, उसको गुनो, फिर ध्यान करो, अपनी पीड़ाओं में ध्यान की गहराइयों में जाओ, उनसे बाहर निकल के आओ, निखरोगे तो एक समय लगता है, एक समय लगता है। और ऐसा व्यक्ति कहीं अगर मिलता है तो वो मूल्यवान है, वो निश्चित रूप से मूल्यवान है। लेकिन ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, और मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, और आप ढूंढ सकते हो ऐसे बहुत प्यारे लोग, बहुत बड़ी लिस्ट बनाई जा सकती है इसकी भी। ये जो मैं सड़े बूढ़ों की कह रहा हूं ये तो थोड़े बहुत है,
इक्के दुक्के। इसी तरीके से युवाओं में जो कई तरीके के ये दौड़ते भागते फिर रहे हैं, आश्रम बना रहे हैं और पता नहीं क्या क्या शिविर ले रहे हैं और जो भी कर रहे हैं, उसमें ज्यादातर तो लफंगे हैं। हाँ, अपवाद उसमें भी है, लेकिन अपवाद है। ये याद रखिएगा कि किसी भी लफंगे या लफंगी के चक्कर में आप पड़ते हैं तो आप लफंगे के चक्कर में पड़े हैं, ओशो के चक्कर में नहीं आए, ओशो के संपर्क में नहीं आए। तो इतना साफ रखिए कि आप लफंगे के साथ हो, ओशो के साथ नहीं। और मैं इस बात को फिर दोहरा दूं कि कल को किसी लफंगे की कोई खबर बनती है तो ये मेरा वीडियो सनद रहे कि मैंने पहले ही कहा था कि ओशो से उस व्यक्ति का न तो उस लफंगे का कोई भी संबंध था, न उसके आसपास इकट्ठे हुए लोगों का कोई संबंध था। ऐसे लफंगों की वजह से अगर जीवन बर्बाद होते हैं, और हो रहे हैं, क्योंकि ओशो की बातों को जब तोड़ मरोड़ के परोसा जाता है तो वो सत्य भी जहर बन जाता है, और जहर बना रहे हैं लोग। ये कई तरीके की बातें जब मैं सुनता हूँ या इनको कभी बोलते सुनता हूँ या इनके किसी कार्यक्रमों को देखता हूँ तो साफ देखता हूँ कि जहर ही जहर बना दिया। तो इससे सावधान तो रहना पड़ेगा। घर फूक तमाशा देखने का कोई मतलब नहीं है। तो ओशो के अगर संपर्क में आते हैं तो एक समय लगता है चीज को पनपने में, चीज को परिपक्व होने में, और बहुत कुछ निर्भर करता है कितनी प्यास है, कितनी अंदर से ललक है, कितनी आग है, कितनी त्वरा है, कितना आईक्यू है, कितना इंटेलिजेंस है, तो फिर ओशो के कितने आशीर्वाद हैं, कितना हमारी क्षमता है कि उनको पी पा रहे, जी पा रहे, समझ पा रहे। इसीलिए लफंगों लफंगियों से दूर रहो। कितना ही वो शो शो करे उनके सब चक्कर में मत पड़ो, और पढ़ते हो एक क्लियर रखो दिमाग में, कहा भाई लफंगे के चक्कर में आए हो, ओशो से कोई भी किसी तरीके का संबंध नहीं। यस, जिन लोगों ने ओशो के आसपास जिंदगियां गुजारी, मूल्यवान लोग हैं, कुछ सड़ों को छोड़ दो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।